नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक बडोला। अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ भारत में जो भी प्रशासनिक सुधार के लिए कौन कौन से एक्ट आए और जो भी भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय रहे उनके समय में कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन सी संधियां हुई उनके बारे में। और हमारी कहानी पहुंच चुकी थी मार्कस ऑफ लैंसडाउन तक। इनका कार्यकाल एक बार फिर से देख लीजिएगा, 1888 से लेके 1894 तक। अब इनके समय में क्या 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 काम हुए उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो 1892 में काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है। इससे पहले का जो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1861 में, जिसमें भारत में बजट सिस्टम लागू हो गया था, लेकिन भारतीयों को उस पर प्रश्न पूछने की आजादी नहीं थी। इस एक्ट के बाद से भारतीय जो उस पे बजट सिस्टम पे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन केवल पूरक प्रश्न पूछने की आजादी मिली थी। दूसरा क्या खास काम हुआ था, ठीक एक साल बाद 1893 में आप सब जानते होंगे स्वामी विवेकानंद और इनका जो शिकागो सम्मेलन था उसके बारे में। तो स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो मूव किए थे। और एक और घटना देखिए इसमें रह गई, 1889 में गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका से लौटेंगे कब, जब एनी बेसेंट होम रूल लीग बना चुकी होंगी, यानी कि 1915 के समय, तब की बात करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन हो गया। और 1893 में ही देखिए एक घटना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसका कार्यालय था उस समय मद्रास में, और इसको लीड कर रही थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी, वो आयरलैंड भी उस समय समझ लीजिए कि औपनिवेशिक राष्ट्र था ब्रिटेन का। तो 1860 में आयरलैंड में स्वायत्त शासन यानी कि समझ लीजिए होम रूल लीग की शुरुआत हुई। वहां पे लोग प्रदर्शन करने लगे इस बारे में कि भले ही जो राज है वो ब्रिटेन का चले, लेकिन वहां की जो सरकार है, उत्तरदायी जो सरकार वहां बनेगी, वहां पे आयरिश लोग ही सेलेक्ट होके जाएं और वही गवर्नमेंट को चलाएं। तो 1860 में बहुत आयरलैंड में लंबे समय तक ये चला आंदोलन, किसके लिए, एक स्वायत्त शासन के लिए। और 1920 में जाके आयरलैंड को एक उत्तरदायी सरकार बनाने की अनुमति मिल गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये छोटा सा एक ब्यौरा था एनी बेसेंट का। अब एनी बेसेंट 1914 में आएंगी और यहाँ पे होम रूल लीग की गठन होगा उस समय। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इनके बाद। तो ये सारे काम होते हैं। अच्छा, एक में कई सारे कमीशन भी आए, जैसे अफीम आयोग आया, हर्षल कमेटी आई, और डूरंड कमीशन देखिए 1893 में डूरंड कमीशन आया। ये डूरंड वही है जिसने अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा थी, बॉर्डर लाइन, उसको तय किया था। ये वही डूरंड है। डूरंड कमीशन आया। देखिए कमीशन के संबंध में कई सारे ऐसे कमीशन आए हैं अभी तक, उसके बारे में मैं अलग से डिटेल की वीडियो बना दूंगा, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1893 के कार्यकाल से। 1894 में लैंसडाउन का कार्यकाल खत्म होता है और नए वायसराय आते हैं जिनका नाम था अर्ल ऑफ एल्गिन। अब देखिए अर्ल ऑफ एल्गिन पहले आगे जा चुके हैं, जब 1862 में 3 जगह हाई कोर्ट खुले थे। कहां कहां पे बता चुका हूं मैं। सबसे पहले तो आपका बंगाल यानी कि कलकत्ता में, उसके बाद बॉम्बे, और तीसरी जगह मद्रास में। बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था। अब इस बार देखिए क्या होता है। अर्ल ऑफ एल्गिन का कार्यकाल देख लीजिए, 1894 से लेके 1899 तक रहा है। इसी में कई सारे आयोग आए, दुर्भिक्ष आयोग आया। और दूसरी बात सबसे देखिए खास क्या बात हुई इसमें, एक समाज सुधार कार्यक्रम की बात हम लोग कर ही रहे हैं इसमें, तो एक देख लेते हैं। 1897 में शिकागो गए थे ना वो, इससे पहले स्वामी विवेकानंद 1893 में, तो वहां से वापस आ जाते हैं और बेलूर मठ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कर देते हैं। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है, 1897 में। यही इसमें खास काम होते हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, हम आ जाता है देखिए कार्यकाल अब 1899 से लेके 1905 तक।
ये कार्यकाल रहा है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो काम हुए हैं, ये कार्यकाल रहा है लॉर्ड कर्जन ऑफ कैडलस्टोन। इसमें भी बहुत सारे आयोग आए, 1901 से शुरू हुए, जैसे सिंचाई आयोग हो गया, फ्रेजर आयोग हो गया, दुर्भिक्ष आयोग हो गया, लेकिन आयोग के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, 1902 में यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है और इसी के साथ फर्स्ट हिंदू गर्ल्स कॉलेज की शुरुआत होती है, खुलता है कहाँ, बनारस में। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कई जगह कई बुक्स में दिया है, ये 1902 में नहीं 1904 में आया था, तो दोनों में अगर दोनों वैसे तो एक साथ ऑप्शन में नहीं होंगे, अगर होगा तो उसे 1902 को ज्यादा सही माना जाएगा। एक छोटी सी बात आपको बताना भूल गया था मैं, जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आप देख लीजिए, जरूरी है ये। सबसे पहले तो एक पॉइंट जो छूटा था, 1828 से 1835, जैसे मैंने बताया आपको, कार्यकाल ये रहा था विलियम बेंटिक का। अब इस कार्यकाल में वो भारत के गवर्नर जनरल भी रहे और बंगाल के गवर्नर जनरल भी रहे। इसी दौरान सेंट हेलिना एक्ट आया, जिसमें एक चीज ये जुड़ी थी, जो चौथा मैं बता चुका हूं कि विधि का ज्ञाता जो मेंबर था काउंसिल में वो ऐड हो गया था। इसके साथ ही एक चीज, एक टर्म आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी जा चुका है कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन का जन्मदाता किसे माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता, तो वो मैकाले को ही माना जाता है। इसी समय से कार्यकाल भले विलियम बेंटिक का था, लेकिन मैकाले को माना जाता है। दूसरी बात क्या हुई, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज खुल गया और मेडिकल हॉस्पिटल भी। ये इंपॉर्टेंट दो पॉइंट थे। एक छोटा सा पॉइंट और था, जैसे हम लोगों ने बात करी थी, मैं बता चुका हूं आपको कि मेयो के समय में जनगणना यानी कि सेंसस शब्द पहली बार सुनाई दिया था, लेकिन सेंसस जो संपूर्ण हुई है यानी कि पूर्ण सेंसस हुई है वो हुई है आपके लॉर्ड रिपन के टाइम पे। लॉर्ड रिपन के टाइम पे, इनका कार्यकाल एक बार फिर से देख लीजिएगा, 1880 से लेके रहा है 1884 तक। इसे बीच जो सेंसस थी वो कंप्लीट सेंसस हुई थी। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भारत में जो सेंसस है उसकी शुरुआत कहां से हुई है, शुरुआत हुई है मेयो के समय से, लेकिन अगर सेंसस को कंप्लीट माना जाएगा तो वो रिपन के टाइम से माना जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये पॉइंट बताना मैं भूल गया था, तो मैंने सोचा कि कवर कराना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1904 में या 1902 में जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एक्ट आता है और इसी के साथ हिंदू गर्ल्स कॉलेज इन बनारस खुल जाता है। और जाते जाते देखिए सबसे बड़ी घटना होती है जिससे भारत में कम्युनिज्म फैलता है, यानी कि जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसकी नीति ये थी कि ईर्ष्या करके फूट डालो और राजनीति करो, इस तरीके की जो सुनाई देते हैं टर्म्स, वो यहीं से शुरू हुए थे। हुआ क्या था कि जब इनका कार्यकाल बस खत्म होने को था 1905 में, और 1905 में ही लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कर देते हैं, और उसका कारण यह बताया जाता है कि बंगाल सबसे बड़ा प्रांत है, जो कि था भी, उसके दो टुकड़े कर दिए जाते हैं इस वजह से कि ये बहुत बड़ा है क्षेत्र। लेकिन उसका सही कारण क्या होता है कि देखिए ये है बंगाल उस समय का, इसके दो टुकड़े कर दिए गए 1905 में कर्जन के द्वारा। अब ये हो गया है वेस्टर्न बंगाल, और ये हो गया है ईस्टर्न बंगाल। इसमें अंतर क्या है, देखिए वेस्ट बंगाल था, यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी, मतलब जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वेस्ट बंगाल था, और मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र था वो था ईस्टर्न बंगाल। ये 1905 की घटना है। अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अभी तक एक पूरे संपूर्ण यूनाइट इंडिया की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आके ये धर्मों में इसको विभाजित करने की कोशिश करी गई और काफी हद तक कामयाब भी रहे ये लोग। उसके बाद क्या होता है, देखिए इनका कार्यकाल खत्म होता है, इसके क्या कंसिक्वेंसेस हुए वो आपको आगे बताऊंगा। अब लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल खत्म होता है और 1905 से लेके 1910 तक एक नए वायसराय आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड मिंटो। 1905 से लेके 1910 तक, इसमें देखिए क्या काम हुआ। ठीक एक साल बाद जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ है 1906 में बन जाती है मुस्लिम लीग आगा खां के द्वारा, मुस्लिम लीग। अच्छा, दो चीजें थी, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो दोनों भागों में रोष था, यानी कि एक भाग में रोष था जिसे कहते हैं वेस्टर्न बंगाल, और ईस्टर्न बंगाल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों के मन में ये गलत भावना भरी गई कि जो
इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो राष्ट्रवादी पार्टी है हिंदुओं की, और उसमें आपके राजनीतिक जो हित है उसका ह्रास होगा हमेशा। और आगे जाके बनती है 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है, और इसी के साथ 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। इसका कारण भी सबसे बड़ा रहा कि जो बंगाल का विभाजन हुआ उसमें जो नरम दल था उसने कुछ बहुत ज्यादा रोष नहीं जताया, कुछ आंदोलन जो उसके विरोध में हुए उसमें कुछ ज्यादा भाग नहीं लिया। इसी बात से जो गरम दल के नेता थे वो अप्रसन्न थे और कांग्रेस दो भागों में टूट जाती है। और इस अधिवेशन का नाम था सूरत अधिवेशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और समय आता है 1909, और यहां पे मार्लो मिंटो सुधार, आपने सुना होगा ना, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसमें क्या था, देखिए मिंटो कौन है, मिंटो उस समय के वायसराय हैं, और मार्ले कौन है, मार्ले थे भारतीय सचिव। भारतीय सचिव का पद बता चुका हूं मैं, 1861 में शुरू हो गया था, ये थे भारतीय सचिव। ये दोनों मिलके एक रिफॉर्म लेके आते हैं जिसमें कई सारे पॉइंट हैं, जो बातें बताई गई उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली बात, बंगाल का विभाजन हो चुका है और 1909 में जो मार्लो मिंटो सुधार आया, इसमें एक बात कही गई कि अभी तक जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी जिसमें 15 सदस्य थे उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। यहां पे ये बात होती है कि यहां पे सबसे पहला भारतीय वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें शामिल होता है जिसका नाम था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे भारतीय बने जो भारतीय परिषद यानी कि जो उस समय वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें पहले भारतीय थे। अच्छा, मुस्लिमों का 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी है और इन लोगों का एक ये यहाँ पे विवाद था, इस वजह से थोड़े नाराज थे ये इससे। जो 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया, मुस्लिम लीग चाहती थी कि यहाँ पे जो पहला भारतीय जैसे सेलेक्ट हो गए हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लेकिन यहाँ पे ये चाहते थे कि एक जैसे ये हिंदू हैं तो एक मुस्लिम भी होने चाहिए, यहाँ पे दो भारतीय एक साथ आने चाहिए कार्यकारी परिषद में जो कि एक हिंदू हो और एक मुस्लिम हो। ऐसा नहीं होता है। दूसरी देखिए सबसे खास बात क्या होती है, जिस बात से मुस्लिम लीग में एक अच्छा संदेश दिया कि भाई इनके राजनीतिक हितों का संरक्षण कर रहा है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसमें क्या था, सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया मुस्लिम लीग को। सेपरेट इलेक्टोरल क्या होता है कि जैसे प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल, उसमें क्या है कि अगर जो ईस्टर्न बंगाल है जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पे अब अगर कोई चुनाव होता है तो सिर्फ मुस्लिम ही खड़े हो सकते हैं, और सीधी बात मुस्लिम ही खड़े होंगे और जो वोट देने वाले हैं वो भी मुस्लिम होंगे। भले ही कुछ मात्रा में हिंदू हो, वहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था तो ऐसा नहीं था कि मुस्लिम ही थे वहां, तो हिंदू वहां वोट नहीं दे सकता था। इसका मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया मुस्लिमों को। सबसे बड़ा फैसला था ये। और दूसरी क्या चीज हुई कि एक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ती है और इनका कार्यकाल खत्म होता है मिंटो का। अब मिंटो के बाद समय आता है 1910 से लेके 1916 तक। लॉर्ड हार्डिंग ऑफ पेंशन, इनके समय में देखिए क्या कार्य होता है। एक चीज बताना भूल गया, जो लॉर्ड कर्जन का समय रहा 1899 से लेके 1905 तक, इसके बीच में एक दिल्ली दरबार जो पहला लग चुका है लिटन के टाइम पे, यानी कि 1877 में, वहां पे दूसरा दिल्ली दरबार लग जाता है जिसकी डेट रहती है, जिसकी सन रहती है 1903। ये सेकेंड दिल्ली दरबार लगा था, इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद थर्ड जो दिल्ली दरबार लगता है वो लगता है हार्डिंग ऑफ पेंशर्ट के टाइम पे, यानी कि 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगता है। यहां पे देखिए एक बहुत बड़ी घटना होती है कि सबसे पहले तो क्या होता है, कलकत्ता जो उस समय की भारत की राजधानी थी, 1911 तक अगर पूछा जाएगा भारत की राजधानी कौन थी, कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली मूव करा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या होता है, यहां पे बंगाल का जो विभाजन हुआ था
उसे रद्द कर दिया जाता है। देखिए बहुत ये समझिए कि जो मुस्लिम लीग को उस समय लग रहा था कि भाई उनके राजनीतिक हित जो है अब सही रहेंगे, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग से ध्यान देगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, बंगाल का विभाजन रद्द होता है। इस बात से वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि 1909 में जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म आया उसमें सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या था, बंगाल विभाजन को ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद देखिए क्या समस्याएं पैदा हुई। कई सारे इसी बीच आयोग आए, जैसे 1914 में वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया था। वर्ल्ड वॉर, पहला वर्ल्ड वॉर, मैकलेगन आयोग आया। देखिए वर्ल्ड वॉर से संबंधित घटनाएं क्या थी। 1914 की बात करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसका पूरा ध्यान था कि भाई वर्ल्ड वॉर पे वो ध्यान दे, और यहाँ पे जितने भी दिल्ली दरबार के बाद जो बंगाल का विभाजन रद्द हुआ है उसके चलते और भी छोटे मोटे जो आंदोलन थे उनको बंद किया जा सके, क्योंकि उसमें ये चाह रहे थे कि इस समय जो भी सैन्य बल है वो पूरा लगे वर्ल्ड वॉर पे। और दूसरी बात क्या कहते हैं, जो इंडियन थे, जो छोटी मोटी जितने भी वो संस्थाएं थी उस समय या जो पार्टियां थी, वो पूरा ध्यान दे पाए किसके ऊपर, वर्ल्ड वॉर के ऊपर, और एक तरीके से हेल्प करे ब्रिटिश की। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो पहले तो ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ होते रहते थे आंदोलन, दूसरी बात बंगाल का विभाजन रद्द हो गया, तो उससे भी मतलब एक हलचल चल रही थी राजनीतिक स्तर पे। तो क्या होता है कि 1915 में एक एक्ट आता है जिसे कहा गया डिफेंस इंडिया एक्ट, और ये एक इमरजेंसी एक्ट था। इसके बारे में क्या कहा जाता है कि अगर उस दौरान कोई भी ब्रिटिश इंडिया से या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी आंदोलन करता है या उसके खिलाफ बातें करता है, कोई जनसभा इकट्ठी होती है, उसके बारे में नारेबाजी होती है, तो जो भी उस आंदोलन को लीड कर रहा होगा उसे 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा बिना किसी सुनवाई के। दूसरी बात, उस समय डिफेंस इंडिया एक्ट था, ये जैसे मैं बता चुका हूं कि इमरजेंसी एक्ट था। इसमें क्या था कि किसी भी घरों की बिना वारंट के तलाशी हो सकती थी, बिना वारंट के तलाशी हो सकती थी, किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। कई लोग इस दौरान गिरफ्तार भी हुए। और समय आगे बढ़ता है, क्या होता है कि 19 और इसी दौरान देखिए 1915 की ही एक घटना है। जैसे मैंने बताया था 1889 में गांधी जी चले गए थे साउथ अफ्रीका, 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट के आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका से रिटर्न आ जाते हैं, और ठीक 2 साल बाद 1917 में पहला आंदोलन होता है उनका, जिसे चंपारण आंदोलन कहा गया। चंपारण आंदोलन, उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन, ये सारे आंदोलन चल रहे थे गांधी जी के द्वारा। दूसरी क्या घटना हुई देखिए 1914 में, एक इंपॉर्टेंट चीज, और एक उत्तरदायी सरकार या एक स्वायत्त शासन, होम रूल लीग सुनने में आई, जिसको लीड किया एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट के बारे में पहले बता चुका हूं, आयरिश महिला थी एनी बेसेंट ने 1914 में होम रूल लीग बनाई, और 1915 में ये पहली वुमेन थी जिसने कांग्रेस को लीड किया, आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1915 में बनी एनी बेसेंट। उसी दौरान क्या था, एक तो होम रूल लीग चलाई जा रही थी एनी बेसेंट के द्वारा, और एक होम रूल लीग दूसरी भी थी जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाई जा रही थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाई जा रही थी। तो उस समय 2 होम रूल लीग चल रही थी, एक एनी बेसेंट के द्वारा, एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये घटनाएं हुई। उसके बाद क्या होता है देखिए, डिफेंस इंडिया एक्ट के तहत जो कार्रवाइयां थी, जिस तरीके की सजाएं थी, वो इतनी खतरनाक थी कि जो आंदोलन उस समय हो रहे थे उनका यकायक दमन हो गया बहुत आसानी से। तो 1918 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने को आया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई ये एक्ट इतना अच्छा है, जो डिफेंस इंडिया एक्ट था इतना बेहतरीन है कि इससे हम लोग को उतना प्रयास भी नहीं करना पड़ा और आंदोलन भी नहीं हुए। तो ये क्या कहते हैं कि कोई ऐसी तकनीक है, कोई ऐसा तरीका हो जिससे इस एक्ट को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। होता यह है कि 1918 में, और इस एक्ट की खासियत थी जब तक वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, और उसके 6 महीने के अंदर ये एक्ट भी खत्म हो जाएगा, डिफेंस इंडिया एक्ट। तो इस वजह से भी परेशान थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो 1919 में आता है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट
एक्ट आने का सबसे बड़ा कारण क्या था? जो 1915 का डिफेंस इंडिया एक्ट था, इसको अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा देना, और इस वजह से जो भारतीय पार्टियां थी बहुत ज्यादा उसमें रोष आ जाता है, और इसे रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। और इसी के विरोध के चलते जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें बड़े बड़े जो नेता थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, बीएन शर्मा और मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने सब अपने इस्तीफे दे दिए इसी वजह से रॉलेट एक्ट के विरोध में। अब देखिए कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। 1919 में ही रॉलेट एक्ट का विरोध शुरू हो जाता है, और इस समय गांधी जी का प्रभाव चरम पे है, जबकि वो खेड़ा और चंपारण आंदोलन कर चुके हैं। और रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1990 को गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं। अब देखिए क्या कहानी होती है। उसके बाद देश में बड़े स्तर पे हड़तालें शुरू हो जाती हैं। अभी देखिए कि डिफेंस इंडिया एक्ट लगा हुआ है, रॉलेट एक्ट भी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ठीक 3 दिन बाद यानी कि 9 अप्रैल 1919 ये सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू ही हुआ था। 9 अप्रैल 1919 को एक खबर आती है कि अमृतसर में जो 2 बड़े नेता थे, पहले कौन, सैफुद्दीन किचलू और दूसरे डॉक्टर सत्यपाल मलिक, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है डिफेंस इंडिया एक्ट, उसी एक्ट के तहत। अब ये 2 साल तक बाहर नहीं आ पाएंगे। उससे क्या होता है कि जनता में रोष हो जाता है बहुत ज्यादा, और आंदोलन एक मतलब अहिंसात्मक परिदृश्य ले लेता है। उसके बाद क्या है, देखिए हिंसा भड़कने लगती है और उनको छोड़ने की मांग करी जाने लगती है। जितने भी ब्रिटिश चौकियां थी उन पे धरने होते हैं, प्रदर्शन होने लगते हैं। और 11 अप्रैल को जब स्थिति ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने हाथ से निकलती हुई दिखाई देती है, तो 11 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर को अमृतसर की कमान सौंप दी जाती है कि भाई अब आप इसको, जो ये भड़क चुके हैं लोग, इनको दमन करिए, इसका दंगे का जो इसको दबाइए किसी तरह। और होता क्या है, 11 अप्रैल 1919 के बाद ठीक 2 दिन बाद यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर को ये खबर मिलती है कि जो एक जगह है अमृतसर में, जलियांवाला बाग, वहां पे 15,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं एक साथ। और वो इकट्ठा किस लिए हुए थे, उस दिन बैसाखी थी, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। और इतनी ज्यादा भीड़ को एक साथ देखकर जनरल डायर भड़क जाता है, क्योंकि इस समय रॉलेट एक्ट लगा हुआ है, डिफेंस इंडिया एक्ट भी था, और इन निहत्थे लोगों पे ये कहकर कि ये रॉलेट एक्ट के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे और भी कई सारी बातें बता के इन पे निहत्थों पे 15,000 लोगों पे गोली चलाने का आदेश दे देता है जनरल डायर। और उसके बाद तो समझिए कि क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस और क्या मुस्लिम लीग, मतलब जितनी पार्टियां थी सब धुआंधार विरोध करने लगते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी होती है और इतना हिंसात्मक स्थिति हो जाती है, जगह जगह पुलिस चौकियों को जला दिया जाता है, और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उन्हें लूटा जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। और इसी के बाद गांधी जी, जिन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू ही किया था, ठीक 5 दिन बाद यानी कि 18 अप्रैल 1919 को इस हिंसा का कारण अपने आप को समझते हुए 18 अप्रैल 1919 को इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, सत्याग्रह आंदोलन को। तो बड़ी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो ये थी, आप याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग। और देखिए इसी के चलते आगे आने वाले टाइम में यानी कि 1922 में इतना ज्यादा विरोध होता है रॉलेट एक्ट का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये खुद ये जो एक्ट था इसको वापस लेना पड़ता है, यानी कि रॉलेट एक्ट वापस ले लेती है खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट 1922 में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग होता है और गांधी जी 18 अप्रैल 1919 को यह आंदोलन वापस ले लेते हैं। और देखिए जो वायसराय थे, मैं बता चुका हूं 1910 से लेकर 1916 तक रहे हमारे लॉर्ड पेनशर्ट। उनके बाद आते हैं 1916 से 1921 तक चेम्सफोर्ड।
तो ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं चेम्सफोर्ड के टाइम पे हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा। अब 1919 में जब गांधी जी आप आंदोलन अपना वापस ले लेते हैं 18 अप्रैल को, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और एक दूसरा विद्रोह शुरू हो जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। अब मुस्लिम लीग का कौन सा विद्रोह था, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तुर्की में जो खलीफा का पद समाप्त किया गया था, खलीफा का पद जो समाप्त किया गया था, उससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान इसका विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पे भी जो मुस्लिम लीग थी वो भी विरोध में थी, तो एक निगेटिविटी फैली हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो गांधी जी ने सोचा जब सत्याग्रह आंदोलन तो बंद हो गया है, तो क्यों ना इस आंदोलन में हिंदुओं की भी भागीदारी हो जाए और एक बड़ी संख्या में एक हमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने का मौका मिले। तो गांधी जी इसी जो ये खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है इस समय, खिलाफत आंदोलन नाम था इसका 1919 में, इसी को असहयोग आंदोलन नाम से प्रेरित कर देते हैं। और ये पहला आंदोलन ऐसा बन जाता है जिसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों मिलकर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, आंदोलन होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं। ठीक आगे थोड़ी सी कहानी बढ़ती है 1921 तक। देखिए चेम्सफोर्ड का कार्यकाल रहा है। 1921 से 1926 तक अगले वायसराय आते हैं जिनका नाम था रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। अब इसमें देखिए क्या खास होता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे पॉइंट है, 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी संज्ञान में आती है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, और ठीक एक साल बाद यानी कि 1922 में एक घटना आप सभी ने सुनी होगी, चौरी चौरा, चौरी चौरा कांड। इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। देखिए 1922 में क्या है, रॉलेट एक्ट समाप्त हो चुका है। अब चौरी चौरा कांड क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर के पास, छोटा सा गांव, वहां पे अक्सर बाजार लगा करती थी। उसी बाजार में प्रदर्शन कर रहे थे, एक पीसफुली मूवमेंट चल रहा था, रैली निकल रही थी, जिसकी अगुवाई कर रहे थे भगवान अहीर। भगवान अहीर नाम के एक सैनिक जिसकी अगुवाई कर रहे थे, एक पीसफुली प्रोटेस्ट निकाल रहे थे। और वहीं पे जो चौकी थी, चौरी चौरा की चौकी, जहां पे ब्रिटिश जो आर्मी के पुलिस वाले थे वो लगे हुए थे, चौरी चौरा, वो इनको हटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भाई ये पीसफुली मूवमेंट चल रहा होता है और इन पे लाठीचार्ज हो जाता है। लाठीचार्ज होने की वजह से वहां के आसपास के लोग और भड़क जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पूरे पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब पुलिस वाले, वहां जो ब्रिटिश आर्मी है, वो सोचते हैं कि इनने मतलब अगर लाठी से नहीं माने तो क्यों ना थोड़ा सा हवाई फायरिंग वगैरह करी जाए। तो इन पे हवाई फायरिंग करते हैं और ये भीड़ चुप होने के बजाय, पीछे हटने के बजाय और भड़कती जाती है। उसके बाद क्या होता है कि गोलियां और हवाई फायर के बजाय इन लोगों पे सीधे गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे यहाँ कई लोगों की मौत हो जाती है। और उससे इतनी बुरी तरीके से रोष फैलता है लोगों में कि इस पूरी पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर के आगजनी कर दी जाती है, जिसमें 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है। और एक बार फिर जैसे कि 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में, यहां पर चौरी चौरा कांड होता है और गांधी जी एक बार फिर जो उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया है इसको वापस ले लेते हैं, खुद को दोषी मान के। और गांधी जी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। अगले 8 साल तक अब गांधी जी जेल में रहेंगे। 1922 की ये घटना है और 6 साल तक अगले यानी कि 1928 तक अब गांधी जी जेल में रहेंगे। अच्छे इतने बड़े समय तक जेल में रहेंगे और असहयोग आंदोलन भी वापस लेके चले गए गांधी जी। तो इससे युवाओं में बहुत एक बड़ा धक्का लगा कि यहाँ पे अगर 22 मान लो पुलिस वाले मर गए थे, लेकिन उनके कारण भी तो कई बार ऐसी घटनाएं होती थी ब्रिटिश की तरफ से कि लाठीचार्ज कर दिया, किसी को बुरी तरह घायल कर दिया, ये सारी घटनाएं होती थी। लेकिन इसमें इतना बड़ा आंदोलन जो इतना अच्छा चल रहा था, इसको बंद करने की क्या जरूरत पड़ी थी। अब अभी इसके बाद 1922 से एक नया रुख शुरू होता है, जब भारतीय जो युवा है वो क्रांति की कमान को आगे संभालता है। देखिए उसके बाद क्या होता है।
अब कार्यकाल इरविन का रीडिंग का कार्यकाल खत्म हो चुका है और 1921 से लेके 19 जो रीडिंग का कार्यकाल है अभी वही चल रहा है 1926 तक रीडिंग का ही कार्यकाल चल रहा है। और 1922 में चौरी चौरा घटना हो जाती है, गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेके जेल चले जाते हैं। अब क्या होता है, कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। 1925 की बात है, यानी कि 2 अगस्त 1925, जिसे भारतीय इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड क्या है समझ लीजिए। लखनऊ के पास एक जगह है काकोरी। 2 अगस्त 1925 को रात के 2:42 पर काकोरी कांड की घटना आती है सामने। लखनऊ सहारनपुर जो पैसेंजर ट्रेन थी उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका खजाना जा रहा था, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया जाता है। और उस क्रांतिकारियों में कौन कौन शामिल होते हैं? सबसे जो उसको अगुवाई कर रहे होते हैं, उसकी लीड कर रहे होते हैं, जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, मुरारी शर्मा और चंद्रशेखर आजाद और साचेंद्र सान्याल जैसे क्रांतिकारी इसकी अगुवाई कर रहे होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इन्हें गिरफ्तारी होने लगती है। इसके ठीक बाद, काकोरी कांड के ठीक बाद गिरफ्तारी शुरू हो जाती है बहुत बड़े स्तर पे, और जितने भी लोग शामिल थे इसमें उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, सिवाय एक के, जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। और अधिकतर लोगों को इसमें फांसी दे दी जाती है, जैसे कि अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि इस कांड की अगुवाई कर रहे थे। और ये कांड हुआ क्यों? देखिए, उनका ये जो मानना था कि अब गांधी जी तो चले गए थे जेल, तो अब एक जिम्मेदारी सी महसूस हो रही थी कि अब हमें भी कुछ योगदान देना चाहिए युवाओं को। तो उस वजह से इस खजाने को लूटकर उससे आरवरी खरीद के ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ क्रांति को आगे बढ़ाना, यही इस काकोरी कांड का एक समझ लीजिए मकसद था होने का। इनको फांसी दे दी गई। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से बनता है कि काकोरी कांड के बाद जिनको भी अरेस्ट किया गया उसमें से ऐसा कौन था जिसे काले पानी की सजा दी गई पहली बार? तो वो थे साचेंद्र सान्याल। इनको काले पानी की सजा दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कोई पूछ लेता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और चंद्रशेखर आजाद अभी तक पकड़े नहीं गए थे। इस काकोरी कांड के एकमात्र ऐसे अभियुक्त थे। अब 1926 में जो है रीडिंग का कार्यकाल खत्म होता है, और इन्हीं के कार्यकाल में देखिए सेंटहर्ट्स आयोग आया। एक इंपॉर्टेंट आयोग था जिसके बारे में जानना जरूरी है, वैसे डिटेलिंग में बाद में बताऊंगा। देखिए, ली आयोग, या जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता था, ये कब आया? 1924 में। और आगे जो हम पढ़ेंगे जाके, लोक सेवा आयोग 1926, ये इसी की ली आयोग की रिपोर्ट पे, यानी कि सिफारिशों पे आगे जाके बनता है लोक सेवा आयोग 1926 में। इंपॉर्टेंट था ये। अब खत्म हो जाता है देखिए इनका कार्यकाल, रीडिंग का। अब कार्यकाल आता है इरविन का। लॉर्ड इरविन वायसराय रहे 1926 से लेके 1931 तक। 1926 से लेके 1931 तक रहते हैं इरविन। अब बहुत सारी इसमें भी घटनाएं हुई। देखिए क्या होता है 1927 में। 1919 में जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, उसमें बात करी गई एक उत्तरदायी सरकार बनाने की, जिससे कई सारे जो नेता थे कांग्रेस के, उसमें विवाद भी था इन चीजों को लेके कि आपने, एक में खास चीज बताना भूल गया था। देखिए 1919 में क्या हुआ था चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, एक और खास चीज थी 1919 में। अभी तक क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया है, किसे? मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरल दिया जा चुका है 1909 के मार्लियामेंटो रिफॉर्म में। अब जब 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, इसमें क्या बात करेगी? 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, देखिए कुछ पॉइंट थे ऐसे। सबसे पहले तो
महिलाओं को इससे पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। दूसरी बात क्या थी, 1909 में जो पार्लियामेंटो रिफॉर्म आया है उसमें मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया। अब यहां पे ये क्या काम करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट कि 1919 में जो ये आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें जो अन्य अल्पसंख्यक बचे थे जैसे कि सिख, ईसाई और यूरोपीय भी थे कुछ, और बाकी जो अन्य एंग्लो इंडियन वगैरह थे, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरल देने की बात कही गई। यानी कि एक तरीके से देखिए कि किस तरीके से धर्म जातियों में तोड़ा जा रहा है भारतीयों को। तो ये दो मेन पॉइंट थे। और तीसरी ये बात कही गई कि ठीक 10 साल बाद यानी कि 1929 तक हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार का गठन कर देंगे और धीरे धीरे जो भी फैसले हैं, राजनीतिक फैसले, वो डोमिनियन रिपब्लिक में, डोमिनियन स्टेट में जो भी मंत्री रहेंगे उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये चीजें हुई इसमें। अब क्या होता है 1927 में ही जो ये 1929 में आने वाला था, ठीक 10 साल बाद, कि भाई एक उत्तरदायी सरकार बनेगी, ये 1927 में ही कमीशन आता है, साइमन कमीशन, लंदन में। ये बात करता है कि जो यहां पे फैसले हुए थे कि भाई उत्तरदायी सरकार एक बनेगी, उसके बारे में क्या क्या आगे काम होंगे, जो क्या कहते हैं आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फ्रेम होगी, उसमें क्या क्या विचार विमर्श होंगे, ये सब इस साइमन कमीशन का। लेकिन एक दिक्कत थी सबसे बड़ी, जिसकी वजह से 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। मुस्लिम लीग ने भी किया, आईएनसी ने भी किया। ऐसा क्यों हुआ? एक दूसरी चीज भी यहां समझिए। यहां पे लोकमान्य तिलक, जो मदन मोहन लोकमान्य तिलक है, सॉरी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थे कि भाई आपने 1909 में तो मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब सिखों को, ईसाइयों, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन को भी। लेकिन ऐसा नहीं था कि कांग्रेस का हर नेता इससे दुखी था इस बात से। यहीं से नींव पड़ती है उदारवादी एसोसिएशन की। तो कौन सा ऐसा नेता था जो इसके पक्ष में था? 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के कांग्रेस के उदारवादी नेता थे जिनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब यही उदारवादी एसोसिएशन है जो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें यही उदारवादी एसोसिएशन के एक नेता जिनका नाम था तेज बहादुर सप्रू, वो जाके सम्मिलित होंगे। क्योंकि गांधी जी और इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसने 1930 का जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसका बायकॉट कर दिया था। किस वजह से? उस समय जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे गांधी जी, और गांधी जी जेल में थे। तो यही उदारवादी पार्टी के नेता तेज बहादुर सप्रू ज्वाइन करेंगे उसको। यहाँ पे यही था कि जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने ठीक इसे नकार रहे थे बिल्कुल कि ये बेकार है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, और ये उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी इनके पक्ष में थे कि ये बहुत अच्छा आया है जो भी रिफॉर्म आया है। अब ये कहानी थोड़ी सी यहाँ ब्रेक करते हैं 1919 वाली। और 1928 में जो साइमन कमीशन है ये इंडिया पहुंच जाता है, लेकिन कुछ खास इसको हासिल नहीं होती है उपलब्धि, और इसका बहुत ज्यादा विरोध होता है भारत में। क्यों? क्योंकि अगर हम एक उत्तरदायी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है एक डोमिनियन स्टेट देने की बात कर रही है भारत को, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय सदस्य क्यों नहीं शामिल है? तो इसका जो पूरा विरोध हुआ वो इसी बात पे आधारित था कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ये बात भी सुनवाई होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप लोगों के अंदर इतनी क्षमता है तो आप खुद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बिठाइए, एक ऐसा अपने लिए नियम बनाइए, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए जिसमें भारत के सभी जो दल हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी धर्म, सभी जो जातियां थी, उनके राजनीतिक हितों को संरक्षित रखा जा सके। तो हम उस पर भी सुनवाई करेंगे। तो उसकी बात क्या होती है कि 1928 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कहती है ठीक है, हम ऐसा अपने लिए कमीशन बनाएंगे, ऐसी रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें जो आपने शर्तें बताई हैं सारी मंजूर हो, जिसमें ये सारी शर्तें हो। और होता क्या है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाती है और उसे नाम भी दिया जाता है नेहरू रिपोर्ट। 1928 में ये सम्मिलित करी जाती है, बन जाती है रिपोर्ट, सम्मिलित नहीं करी जाती है।
अब ये क्या केस होता है, देखिए एक छोटी सी कहानी है यहाँ पे। 1928 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सौंपती है रिपोर्ट, 1928 में नेहरू रिपोर्ट सौंपी जाती है, तो उसके साथ एक अल्टीमेटम दिया जाता है कि ठीक एक साल बाद यानी कि 1929 में, जैसा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में कहा था कि हम 10 साल के अंदर यानी कि 1929 तक भारत को एक डोमिनियन स्टेट करार कर देंगे, तो इन्होंने भी यही कहा भाई आप 1929 तक हमें डोमिनियन स्टेट दे दो, ठीक है, और नहीं तो हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जो राष्ट्रीय स्तर का होगा। ठीक है भाई, नेहरू रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट से सब कोई, हर कोई ऐसा नहीं था कि नेता खुश थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस इससे अगेंस्ट में थे और मोहम्मद अली जिन्ना इसके विरोध में थे। जिन्ना क्यों विरोध में थे? देखिए यहाँ पे एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करी गई थी नेहरू रिपोर्ट में, जिसमें जो मुस्लिमों को सदस्यता दी जानी थी वो इन्होंने दी थी नेहरू रिपोर्ट में 1/4 यानी कि 25%। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि भैया ये हमें दी जाए 1/3, 1/3 भाग दी जाए। तो इस वजह से कई सारे विरोध थे किसमें, मुस्लिम लीग में, जिन्ना यानी कि मुस्लिम लीग, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो उसके बाद क्या होता है, ठीक 1929 में जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स के साथ, ये 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब आए, 1929 में ये पहुंच जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि भाई ये हमारी अलग रिपोर्ट है, ये हमारे अलग पॉइंट है, हमारे फायदे के लिए हैं, आप इन पे विचार करिए, सोचिए समझिए। ठीक है, अब क्या होता है, एक साल बीत जाता है, ये कह चुके हैं यहाँ पे, नेहरू रिपोर्ट कह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू कि भैया एक साल के अंदर अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, अब ये होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई सुनवाई नहीं होती। अब कहानी समझ जाते हैं कि भाई ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ लग नहीं रहा है इनका हिसाब किताब सही। तो 1930 में गांधी जी को कमान सौंपी जाती है कि भाई आप एक राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करिए जिसमें हम इन चीजों का विरोध करेंगे। और 1929 की ही एक घटना है लाहौर अधिवेशन, याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी पहुंचते, कहते भैया हमने 1929 तक का समय दिया था लेकिन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उस पर कोई सुनवाई नहीं करना चाह रही है, इसीलिए अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेट्स के नकार दिया इन लोगों ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिसकी बात 1919 से चलती आ रही थी और सब इसके लिए लड़ रहे थे कि भाई डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट, और यहां पे इस बात को नकार दिया गया कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। 1919 में पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे नेहरू रिपोर्ट के आधार पर इंडियन नेशनल कांग्रेस। और रावी नदी के किनारे जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने भारतीय तिरंगे को फहरा दिया और यह कहा कि 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। और ये पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। आज भी मनाया जाता है पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को। तो ये कहानी हुई 1929 की। 1930 में गांधी जी को कमान सौंप दी गई कि आप एक बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तो सुनने वाले हैं नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो होता क्या है देखिए, अब 1930 की बात करते हैं। साइमल्टेनियसली दो घटनाएं चलती हैं। अब इधर चलेगा नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह, और दूसरी ओर 1930 में साइमन कमीशन भी अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है, जिन्ना भी अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, 14 सूत्री जो उनके प्लान थे। और नेहरू रिपोर्ट तो 1928 में आ ही चुकी है, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। गांधी जी के हाथ में सौंप दी गई थी कमान, आप एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दीजिए। अब 1930 की जो तीनों ये मिल रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिन्ना और ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनकी पहली मीटिंग होती है जिसे गोलमेज सम्मेलन पहला कहा गया, उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले यही देख लेते हैं। 1930 गांधी जी, अभी समय इन्हीं का चल रहा है, इरविंग का। देखिएगा, जब इनसे कहा गया कि गांधी जी आप कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करिए, तो अब आंदोलन किस आधार पर खड़ा किया जाए, उसके लिए कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होना चाहिए ना। अब पॉइंट इनको मिलता है नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह जिसे कहा गया, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। अब नमक कानून क्यों तोड़ा भाई, हल्दी कानून क्यों नहीं तोड़ा, इसके पीछे देखिए क्या कारण है। 1882 में, 1882 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने नमक के ऊपर कर लगा दिया।
कर भी कितना लगाया देखिएगा, 70% टैक्स था नमक के ऊपर 1882 में जो लगाया था। और नमक ऐसी चीज है, कितने छोटे तबके का आदमी हो, कितने भी बड़े तबके का आदमी हो, नमक की जरूरत हर किसी को है। और होता क्या है कि नमक पे 70% टैक्स लग जाता है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा राजस्व था उसका ठीक अगर देखा जाए, अनुमान लगाया जाए, तो 15% वो आता था सिर्फ नमक टैक्स की वजह से। 15% मान लीजिए, अगर 100 रुपए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत से राजस्व उठा रही है, तो 100 रुपए में 15 रुपए जो है वो सिर्फ इसकी वजह से, नमक टैक्स की वजह से। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट रहा होगा। तो इस कानून को तोड़ना था, गांधी जी को मौका मिल गया था कि भाई 1930 में जो एक नया आंदोलन खड़ा करना है, उसका आधार यही रखा गया, इस नमक कानून को तोड़ना। और गांधी जी साबरमती आश्रम से चलना शुरू कर देते हैं अपने 78 सहयोगियों के साथ। 78 इनके स्वयंसेवी कार्य करने वाले लोग थे, इनके साथ चलना शुरू करते हैं और 390 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में पूरी करते हुए दांडी पहुंचते हैं। और यहां पे गांधी जी, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शुरू कब हुआ? 12 मार्च 1930 को शुरू करते हैं गांधी जी चलना साबरमती से, और ठीक 24 दिन बाद दांडी पहुंचते हैं। और 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक बना के इस नमक कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। यहीं से शुरुआत होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। अच्छा, यहीं पे एक घटना, एक छोटी सी और घटना थी। गांधी जी पहुंच चुके हैं दांडी, नमक कानून तोड़ चुके हैं, और एक जगह थी धरासना करके, धरासना करके एक जगह है जो कि दांडी से 125 किलोमीटर दूर थी। अब इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए गांधी जी चलना शुरू कर देते हैं, और धरासना की तरफ 125 किलोमीटर दूर है। और बात पहुंचती है इरविन के पास, जो कि उस समय का वाइसराय था। अब वो कहते हैं कि भाई गांधी ने 78 लोगों से यात्रा शुरू करी थी, और दांडी तक आते आते 50,000 लोग इनके साथ जुड़ चुके थे। गांधी जी की खासियत थी, जिस आंदोलन में कूद पड़ते थे तो उसमें लाखों की संख्या में भीड़ जुटा देते। ऐसा ही यहाँ भी होता है, धरासना की जब तरफ चलने लगते हैं तो भाई इरविन कहते हैं और आगे जाएंगे तो और जब बड़ा मास वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, आंदोलन छिड़ जाएगा। तो यहाँ पे गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। धरासना में जाने से पहले ये दांडी में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन ये आंदोलन रुकता नहीं है। उसके बाद तैयब जी और कस्तूरबा, गांधी जी की पत्नी, इस मार्च को आगे लीड करते हैं, और आगे जाके इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जो इस मार्च को लीड करता है उनका नाम था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू आगे जाके जो कानपुर अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करती हैं, और पहली ऐसी भारतीय महिला बनती है जिसने अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब सरोजिनी नायडू पहुंच जाती है धरासना, और इन लोगों के ऊपर हो जाता है यहाँ पे लाठीचार्ज हो जाता है, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है, लोग और भड़क जाते हैं। गांधी जी हैं इस समय जेल में, और तब जो लोगों को भड़काए हुए लोगों को शांत करते हैं, जो कमान संभालते हैं गांधी जी की जगह, उनका नाम था द फ्रंटियर गांधी, जिनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान था, जिन्हें फ्रंटियर गांधी नाम से भी जाना जाता है। जो सिंध साइड का जो एरिया था वहां को कवर करते थे। इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। और जिस संघ के ये सदस्य थे उसे कहा जाता था खुदाई खिदमतगार। और लाल रंग के कपड़े पहनते थे ये लोग, इसीलिए लाल कुर्ती भी कहते थे इनको। लाल कुर्ती आंदोलन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 1929 से 1930 के बीच में माना जाएगा। तो अब क्या है कि गांधी जी को पकड़ के डाल दिया जाता है जेल में इरविन के समय। और ये वही समय है जब पहला गोलमेज सम्मेलन, मैंने कहा था कि आगे आऊंगा इस पे, अब पहला गोलमेज सम्मेलन की सिफारिश होती है 1930 में, लेकिन गांधी जी हैं जेल में और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन को बायकाट कर देती है और वहां कोई कांग्रेसी नहीं पहुंचता है। वहीं वो उदारवादी नेता जो मैंने बताया था तेज बहादुर सप्रू
और मुस्लिम लीग तो जाती ही जाती है, और भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गए थे। अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है, 1931 से देखते हैं, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन को बायकॉट कर चुका है कांग्रेस। और जब कांग्रेस बायकॉट कर देता है पहले गोलमेज सम्मेलन होगा, तो उस समय देखिए कांग्रेस भारत में सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर भारत के लोकतंत्र की बात हो रही है, एक डोमिनियन स्टेट देने की बात हो रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फ्रेम करने की बात हो रही है, और उसमें भारत की सबसे बड़ी पार्टी ही अगर शामिल नहीं होगी, तो यह सबसे बड़ी विफलता थी गोलमेज सम्मेलन पहले की, क्योंकि उसमें कांग्रेस का कोई व्यक्ति शामिल नहीं था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये समझ चुकी थी कि अगर कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में नहीं आएगी तो ये इसका कोई मतलब नहीं है इसे होने का। तो इसका कार्यकाल इरविन का 1931 के लास्ट में ही चल रहा होता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इरविन के ऊपर दबाव लगातार बनाया जा रहा होता है कि आप भाई गांधी जी से बात करिए कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करें और गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। ऐसा ही होता है 1931 में, ये जो इरविन है गांधी जी से मिलते हैं, और ये घटना गांधी इरविन पैक्ट कहलाती है। 1931 में इनसे मिलते हैं गांधी जी से, और गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चलाया था उसको खत्म कर देते हैं और लंदन चले जाते हैं गोलमेज सम्मेलन सेकंड को लीड करने। अब भाई कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे, सिर्फ एक सम्मेलन में भागीदारी करी है इन्होंने, गोलमेज सम्मेलन 2 में। अब देखिए पॉइंट क्या उठते हैं। इनका कार्यकाल अब खत्म हो चुका है इरविन का। इरविन के बाद आते हैं 1931 से लेके 1936 तक, ये कार्यकाल रहा वेलिंगटन का। ठीक है। अब 1932 में क्या होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है, कुछ खास निकल के नहीं आता उससे, और 1932 तक इंतजार किया जाता है जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। कुछ बातें इसमें इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा। 1932 में एक और संधि होती है, इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा गया पूना पैक्ट। ये किसके बीच हुआ, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। देखिए भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जब गांधी जी वापस आते हैं लंदन से, उसी दौरान क्या होता है कि 1932 में ही या 31 से 32 के बीच में ही कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, और जिसपे भीमराव अम्बेडकर हस्ताक्षर करते हैं। भीमराव अम्बेडकर हस्ताक्षर करते हैं, और गांधी जी उस समय बंद होते हैं पूना की यरवदा जेल में। पूना की यरवदा जेल में गांधी जी बंद होते हैं। तो अब क्या होता है, जब कम्युनल अवार्ड पे हस्ताक्षर कर देते हैं, दिए जाने लगते हैं, तो इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है भीमराव अम्बेडकर के ऊपर कि भाई आप गांधी जी को यहाँ पे जाइए और इन्हें समझाइए, क्योंकि कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने समझ लीजिए कि भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। और उस बात से उस समय गांधी जी की उपलब्धि इतनी ज्यादा थी उपलब्धि कि कोई नहीं चाहता कि गांधी जी को मतलब कोई नुकसान हो, कोई मृत्यु हो जाए उनकी। तो इस वजह से भीमराव अम्बेडकर के ऊपर दबाव बनाया जाता कि आप जाइए और गांधी जी से मिलिए। तो इसी जो पूना पैक्ट होता है, ये भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में होता है 1932 में। ये मिलते हैं जाके गांधी जी से, और यहाँ पे बात उठती है कि जो आगे आने वाले समय में प्रांतीय चुनाव जो होंगे उसमें, और जो 1919 से भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव की बात करी जा रही है, उसमें जो दलितों का आरक्षण है उसको बढ़ाया जाए। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, इस पे मैं बिल्कुल विचार करूंगा, और भीमराव अम्बेडकर को यहाँ श्योरिटी देते हैं कि जितने भी आज तक जुल्म हुए हैं दलितों के ऊपर, जितने भी अत्याचार हुए हैं, उसको देखते हुए मेरा आने वाला जीवन है वो मैं दलितों को समर्पित करता हूँ। इसी के बाद
उनकी कई सारी देखिए हरिजन पत्रिका आई, और उसके बाद समझ लीजिए जब वो जेल से बाहर निकले तो एक तरीके से पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने दलितों की सेवा में। यहाँ पे आरक्षण का क्या वो निकला था, देख लीजिए रिजल्ट। जो केंद्रीय लेजिस्लेटिव था उसमें 18% जो दलितों का आरक्षण कर दिया गया था, और जो प्रांतीय वो थे सीटें थी, प्रांतीय सीटों में पहले थी ये आपकी 76, इसके बाद बढ़ा के इसको 147 कर दिया गया था। तो ये डाटा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक फैक्चुअल चीज है, तो ये आप याद रखिएगा। ये हुआ हमारा पूना पैक्ट। इसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ती है। अब तक तीनों गोल मेज सम्मेलन निपट चुके हैं, और उसमें नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 पॉइंट और साइमन कमीशन, इन तीनों का एक मिला जुला कॉन्सेप्ट आगे आएगा, जो 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा, जो भारत का संविधान है आज, जिसकी नींव 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसमें सबसे बड़ा भाग अगर देखा जाएगा तो साइमन कमीशन का ही है। 14 पॉइंट, जिन्ना के भी उसमें कई सारी बातें मान ली गई, और नेहरू रिपोर्ट से भी कुछ कुछ था, लेकिन अगर बहुत ज्यादा भाग एक बड़ा देखा जाएगा तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही था। आगे बढ़ते हैं। अब 1932 में पूना पैक्ट हो जाता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच, और कहानी आके रोकती है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1919 की बात है, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, उसमें पहले ही अन्य जो अल्पसंख्यक है उनको सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया था, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल गया था। एक और चीज खास हुई थी कि प्रांतीय स्तर पे डाइचरी सिस्टम लगा दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अभी तक प्रांतीय स्तर पे डाइचरी सिस्टम लगा है, अब ये उसे हटा के ये जो द्वैती शासन की प्रणाली है केंद्रीय स्तर पर लागू हो जाती है। और इसमें जो सीटों का बंटवारा था वो इस तरीके से हुआ था लास्ट में, कि एक तो निम्न सदन और एक उच्च सदन सामने आया। जो आज भारत में दो सदन है, एक निम्न सदन एक उच्च सदन, ये तभी से शुरू हुआ है 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। इसी के बाद से निम्न सदन में जो सीटों की संख्या कर दी गई वो 375 थी बढ़ा के, और उच्च सदन में 260 सीटें। और एक दूसरी चीज सामने आई, देखिए जो सूची हम लोग आज देखते हैं कि केंद्रीय सूची जो जिसके अंतर्गत केंद्र जो है वो कानून बना सकता है, एक राज्य सूची जिसके अंतर्गत राज्य कानून बना सकता है, और एक समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। तो ये भी संज्ञान में आया इसी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद। कई सारे जो मामले थे जैसे विदेश मामले और राजस्व मामले, ये केंद्र को सौंपे गए, केंद्रीय सूची के अंतर्गत आए। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पुलिस हो गया, ये सब आ गए जो राज्य सूची के अंतर्गत आ गए। तो ये सारी चीजें होती है 1935 में। एक और देखिए बड़ी चीज होती है कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है, और दो नए प्रांत बनते हैं, जिसमें कि पहला सिंध और दूसरा था उड़ीसा। सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बन जाते हैं। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट थी 1935 के एक्ट में। अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। ये कार्यकाल चल रहा है आपका वेलिंगटन का। अब 1936 से लेके 1943 तक कार्यकाल आ जाता है वायसराय लिनलिथगो का। लिनलिथगो का कार्यकाल देख लीजिए, 1936 से लेके 1943 तक। इनके समय में क्या क्या घटनाएं हुई देखिए। लिनलिथगो, सबसे पहले तो 1937 में प्रांतीय चुनाव की घोषणा हो गई। सब पार्टियां लग जाती हैं प्रचार प्रसार में। प्रांतीय चुनाव होते हैं और पूरे भारत में 1585 सीटों में 711 सीटों से कांग्रेस, 5 राज्य वहां उस समय जो थे, 5 मुख्य राज्य वहां बहुमत से आती है। उनमें कौन कौन राज्य देखिए, मद्रास, बिहार,
उड़ीसा जो 1935 के बाद बना है नया प्रांत उड़ीसा, और मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत जिसे आजकल का उत्तर प्रदेश भी कहते हैं। इन 5 जगह जो कांग्रेस थी बहुमत से जीतती है। मुस्लिम लीग भी इस समय सीटों पे चुनाव लड़ती है, लगभग कितनी सीटें थी, 482 सीटों पर चुनाव लड़ती है मुस्लिम लीग भी, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा जगह नहीं जीतती है। बंगाल, असम और उधर सिंध साइड जीत पाती है, उसकी बात आगे करूंगा मैं। 1937 प्रांतीय चुनाव होते हैं और ये परिदृश्य होता है सीटों के जीतने का। कांग्रेस इन 5 जगह बहुमत में आती है, और अगर देखा जाए तो कुल मिला के 8 जगह गवर्नमेंट बनाती है कांग्रेस, और 3 जगह जो होती है वो गठबंधन के साथ। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, प्रांतीय चुनाव खत्म होने को आते हैं, और इसके बाद 1939 में एक नई घटना घटती है, और संकट के बादल एक बार फिर ब्रिटिश इंडिया के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड छिड़ जाती है। और सबसे बड़ी गलती कर देते हैं लिनलिथ, ये आदेश पारित कर देते हैं 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए हैं और उससे चुन के जो मिनिस्टर बने हैं, नेता सदन में बैठे हैं, उन्हें बताए बिना ये आदेश पारित कर देते हैं लिनलिथ कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा, भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा, और भारत के 70,000 से भी ज्यादा सैनिक जो साउथ ईस्ट में ब्रिटेन की कॉलोनीज है, जो औपनिवेशिक उसके राष्ट्र है, वियतनाम, सिंगापुर, मलाय, इन जगहों पे 70,000 से भी ज्यादा सैनिकों की टुकड़ियां बिठा देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट लिनलिथ को। अब इस बात से एकदम नाराज हो जाते हैं कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो भी पार्टियां थी, कि 1937 में जो चुन के आए हैं लोग भारत के, मतलब भारतीयों द्वारा ही चुना गया जिनको, उनसे पूछे बिना ये आदेश पारित कैसे कर दिया लिनलिथ ने कि भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा। और इसको देखते हुए 1937 में जो चुने थे लोग, जिसमें कई सारे बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो सब क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं सिर्फ अपने पद से इस्तीफा देना यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ एक बड़े स्तर पे एक मास आंदोलन कोई बड़ा खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं, यहाँ पे 70,000 सैनिकों की जो जान है उसको दांव पे लगा दिया लिनलिथ ने। लेकिन यहाँ पे उनकी इतनी ज्यादा बात मानी नहीं जाती सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस क्या काम करते हैं कि जो उनका जगह है, यानी कि उनका जो घर था पश्चिम बंगाल, तो बंगाल साइड में जाके एक वहां घटना सुनने को मिलती है, हॉलवेल मॉन्यूमेंट होता है। हॉलवेल मॉन्यूमेंट क्या था, छोटी सी घटनाएं, आप याद रखिएगा, सुना होगा अगर आपने, ब्लैक होल घटना, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, 1756 में। यहाँ पे क्या था, 122 जो अंग्रेज थे उनको एक कमरे में, एक हॉल में बंद कर दिया गया था, और तब तक बंद रखा गया था जब तक मर नहीं गया। तो दम घुटने की वजह से 122 अंग्रेजों की मौत हो गई थी। उसमें सिर्फ एक अंग्रेज बचा था जिसका नाम था हॉलवेल। उसी की याद में ये हॉलवेल ने ही 122 जो लोग मर गए थे यहाँ पे सैनिक, एक मॉन्यूमेंट बनाया था बंगाल में जिसका नाम रखा गया था हॉलवेल मॉन्यूमेंट। इसको जो थे सुभाष चंद्र बोस इस बात के विरोध में कि भाई तुमने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन लोगों की जान को क्यों उसमें डाल दिया, मतलब बिना 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए उससे लोग जो इलेक्ट होके जाए उनसे बिना पूछे आपने कैसे आदेश पारित कर दिया कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भारतीय आपका साथ दे रहे हैं, आपके साथ लड़ रहे हैं। तो ये भैया अड़ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस की, हॉलवेल जो मॉन्यूमेंट है इसको हटाओ यहाँ से। और इस बात को देखते हुए 1940 के करीब, 1939 से 1940 के बीच में जो सुभाष चंद्र बोस है इनको इनके घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है। अब क्या होगा, घर में नजरबंद तो हो गए। अब 1941 में ये किसी तरह नजर बचा के यहाँ से निकल भागते हैं, पहुंचते हैं सीधे जर्मनी, और जर्मनी पहुंच के ये पूरी सारी बात बताते हैं, भाई हिटलर से मिलते हैं, उनसे कहते हैं हमें आपसे मदद चाहिए कि हम ब्रिटेन जो है ब्रिटिश उससे छुटकारा चाहते हैं, हम अपने देश को आजादी दिलाना चाहते हैं। लेकिन उस समय क्या था, जर्मनी का एक प्लानिंग अलग ही चल रही थी रशिया के ऊपर कब्जा करने की, और रशिया के लिए भारतीयों के दिलों में एक खास जगह थी, एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये बिल्कुल नहीं चाहते थे
कि वो इस मामले में जर्मनी की मदद करें, और जब वो भारत लौटे तो इस कलंक के साथ भारत लौटे कि एक रशिया के खिलाफ उन्होंने साजिश में हिटलर का साथ दिया। इसीलिए वहां से नाखुश होकर वो वापस लौट जाते हैं और सीधे पहुंचते हैं 1943 में जापान, और जापान में उनका भव्य स्वागत होता है। उसकी घटना मैं आपको आगे बताऊंगा, यहीं पे आ जाते हैं। देखिए 1937 में क्या होता है, 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें उसके बाद 1939 में जो भी बड़े नेता थे उन्होंने पदों से इस्तीफा दे दिया। और यहां पे अगस्त प्रस्ताव आता है। दो घटनाएं एक साथ हुई, अगस्त प्रस्ताव और 23 मार्च 1940 को जो पाकिस्तान बनाने की मांग खुलेआम कर दी थी जिन्ना ने या मुस्लिम लीग ने, ये दो घटनाएं एक साथ हुई। अगस्त प्रस्ताव में क्या था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इस बात को मनाने में लगी थी कांग्रेस को कि आप भाई हमारा साथ दीजिए वर्ल्ड वॉर में, लेकिन ये लोग इस्तीफा दे चुके थे। और अगस्त में 8 अगस्त को 1940 को रामगढ़ एक जगह है जहां पे कांग्रेस का अधिवेशन होता है, अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करी थी अब्दुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उस समय के सबसे अगर युवा नेता माने जाएंगे कांग्रेस के, जिसने किसी सेशन को लीड किया तो यही थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये 8 अगस्त 1940 की घटना है। रामगढ़ में ये हुआ था कांग्रेस का सम्मेलन, और इसमें बात करी, इन्होंने ये फैसला लिया कि भाई हम एक ही शर्त पे आपकी मदद करेंगे कि हमें भारत में एक अंतरिम सरकार बनाने की आजादी दे दी जाए। एक तरीके से जो इनका जो डोमिनियन स्टेट देने का प्लान था उसको कैंसिल करते हुए उन्होंने कहा हमें अंतरिम सरकार बनाने की अगर आप आजादी दे देते हैं तो हम आपकी मदद कर देंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड में। लेकिन इस बात को सीधे सिरे से नकार देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है, और यहाँ 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग कर देते हैं मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि मुस्लिम लीग। और दूसरी घटना ये थी 8 अगस्त वाली कि इस कांग्रेस अधिवेशन में अंतरिम सरकार बनाने की बात करी गई थी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये समय है 1943 से लेके 1944 तक, 1936 से 1943, 1943 से 1947, ठीक है। ये आते हैं यहाँ पे वेबल। वेबल का कार्यकाल रहता है 1943 से 47। दूसरी बात क्या है, देखिए मैंने जो बताया था यहाँ जो साउथ ईस्ट में ब्रिटेन की औपनिवेशिक राष्ट्र थे, वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया और मलाय हो गया, यहाँ पे भारत के 70,000 सैनिकों के ट्रूप्स भेज दिए जाते हैं लिन लिथुओ के द्वारा। और इसी में एक जगह थी जो मलाय, मैंने नाम बताया आपको, वहां पे जो ट्रूप थी, जो टोली थी सैनिकों की, उसकी अगुवाई कर रहे थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह अगुवाई कर रहे थे, और इन्हीं सैनिकों की टुकड़ी पे हमला होता है जापानियों का, और इन सभी को समझ लीजिए कि वॉर का प्रिजनर बना के जापान ले जाया जाता है। अब ये जो सैनिक थे पूरे सारे 70,000, कई लोग इसमें मारे जाते हैं, बाकी जो भी बचते हैं वो जापान में कैद कर लिए जाते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर के तहत। अब क्या है कि एक जो भारतीय है पहले से जो कि जापान में है, जो गदर पार्टी थी, जो गदर विद्रोह हुआ था उसके बाद रास बिहारी जो घोष थे वो जापान चले गए थे। अब जो है कैप्टन मोहन सिंह रास बिहारी घोष की मदद से यहाँ पे निर्माण करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी का। देखिए अगर पहला कोई वो पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत किसने करी थी, वो कैप्टन मोहन सिंह ने करी थी। यहाँ कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन। देखिए कैप्टन मोहन सिंह ने रास बिहारी घोष के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत करी थी जापान में। अब क्या है 1943 में जब जर्मनी से वापस आ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, वो कहां पहुंचते, जापान पहुंचते। तब तक एक बार इंडियन नेशनल आर्मी बन चुकी होती है, लेकिन कुछ विवादों के चलते जो जापानी होते हैं, जापानी
जो उस समय क्या कहते हैं सैन्य चीफ थे, उनसे कुछ विवादों के चलते जो कैप्टन मोहन सिंह के विवाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आईएनए है इंडियन नेशनल आर्मी, ये एक बार टूट जाती है और यहाँ पे दोबारा इनको प्रिजनर ऑफ वॉर के तहत बंद कर दिया जाता है, मतलब शरणार्थी गृहों में। लेकिन जब 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस दोबारा वहां पहुंचते हैं जापान में, तो उसके बाद समझिए एक बार फिर जो है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसकी अगुवाई दे दी जाती है सुभाष चंद्र बोस के हाथों में, और एक बार दोबारा लगता है कि भाई हाँ इतने ज्यादा सैनिक यहाँ पे हैं, ये भारत के कुछ काम आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये लड़ रहे थे ब्रिटिश सेना की तरफ से। अब इनको मौका मिल रहा था कि भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भारत के लिए कुछ करने का इनको मौका मिले। और यहीं पे देखिए सबसे पहली जो फर्स्ट जो महिला एक सैन्य टुकड़ी होती है उसका नाम संज्ञान में आता है रानी ऑफ झांसी। जो सेना की टुकड़ी, पहली पूर्ण महिला की सेना की टुकड़ी जो थी रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, ये यहां संज्ञान में आता है। उसको लीड करती हैं इनको लीड करती है, अभी माइंड से स्किप हो रहा है, चलिए आगे मैं बता दूंगा। 1943 में तो पहली बार ये संज्ञान में आता है रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। इन्हीं के समय में 1942 की घटना है ये, 1942 की, जब कैप्टन मोहन सिंह नहीं, जब सुभाष चंद्र बोस लीड कर रहे हैं इंडियन नेशनल आर्मी को। बनाई किसने इंडियन नेशनल आर्मी? कैप्टन मोहन सिंह ने। इसको लीड किसने किया 1942 में? सुभाष चंद्र बोस ने। और अब जापानी सेना और इंडियन नेशनल आर्मी को लेके चढ़ाई कर देते हैं ये लोग। कहां पे? जो भारत के जो दक्षिण में अंडमान और निकोबार क्षेत्र है, और उस पर कब्जा करके दोनों जगह का नाम चेंज कर दिया जाता है, अंडमान और निकोबार, इन दोनों द्वीपों का नाम चेंज कर दिया जाता है। इसको कहते हैं शहीद और इसको कहते हैं स्वराज द्वीप। इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम चेंज हो जाता है। अंडमान को कहा जाता है शहीद द्वीप और निकोबार को कहा जाता है स्वराज द्वीप। और दूसरी क्या है घटना, और भी जो क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र थे उसमें घुस जाती है जो इंडियन नेशनल आर्मी और जापानी सेना, और कई सारे जो क्षेत्र थे उन पे कब्जा करती है। लेकिन आर्मरी कम होने की वजह से और संसाधन ना पहुंच पाने की वजह से 1945 में ब्रिटेन जो आर्मी है एयर स्ट्राइक करती है और इंडियन नेशनल आर्मी वहीं पे खत्म हो जाती है। जिसके साथ कहा जाता है 1945 में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मरने की खबर आती है कि भाई वो किसी प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए। तो ये घटना हो जाती है 1945 तक। अब देखिए थोड़ा सा फिर भारत में आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या कहानी चल रही है। समय आ चुका है वेवल का। वेवल का समय आ चुका था और 1945 में जो वर्ल्ड वॉर है सेकेंड खत्म हो जाती है, जिसमें ब्रिटेन की जीत होती है। इसी बीच एक छोटी सी घटना रह गई है, देख लीजिए। क्रिस्प मिशन भारत कब आता है? 1942 में। जब उस समय वॉर चल ही रहा था और ब्रिटेन के ऊपर अमेरिका यानी कि उस समय जो प्रेसिडेंट वहां के रूजवेल्ट थे लगातार दबाव बना रहे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी मदद नहीं कर रही है, जबकि जो मुस्लिम लीग थी और कई पार्टियां थी वो उसका सहयोग कर रहे थे ब्रिटेन का वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। लेकिन ये चाहते थे कि भाई भारतीय जो है वो पूरी तरीके से साथ दे वर्ल्ड वॉर 2 में, और उसी के लिए जो 1942 में ब्रिटेन भेजता है, क्रिस्प मिशन भेजता है इंडिया। और इसमें ये दलीलें दी जाती हैं कि भाई अगर आप हमारा साथ देते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड में तो इसके खत्म होते होते हम आपको एक डोमिनियन स्टेट दे देंगे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बार दोबारा इस बात को नकार देती है, क्योंकि 1929 लाहौर सेशन में बात हो चुकी है कि अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो इस बात से क्रिस्प मिशन आने का भी कोई खास फायदा नहीं होता है और कहानी एज इट इज ऐसी चलती रहती है। उसके बाद 1945 में जब वो जीत जाते हैं ब्रिटेन और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो बन जाते हैं चर्चिल। तो चर्चिल ये घोषणा कर देते हैं कि अब
46 तक हम भारत को एक राष्ट्र बना देंगे और जितने भी सरकारी कामों से रिलेटेड जो भी शक्तियां हैं वो हस्तांतरित कर दी जाएंगी, जो भी चुनाव में विजित जो नेता आए हैं, मिनिस्टर्स हैं। अब देखिए क्या होता है 1946 में। एक मिशन के तौर पे कैबिनेट मिशन जो है ब्रिटेन से आता है भारत। इसमें 3 सदस्य थे, जो कि बता रहा हूं मैं क्या नाम था, सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और ये तीनों ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट में कैबिनेट में मिनिस्टर्स थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान, इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा। दूसरी बात, यूनाइट इंडिया की बात करी गई यहां पे, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया। अब तक जिसके लिए 1919 से लड़ाई हो रही थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, कि भैया हमें अलग चाहिए एक राष्ट्र, और 1940 में कांग्रेस जो मुस्लिम लीग है वो मांग कर चुकी है कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। अब यहाँ पे आके कैबिनेट मिशन में उनकी बात को सीधे नकार दिया गया कि यहाँ यूनाइटेड इंडिया की बात हो रही है। और क्या हुआ, दूसरी चीज, प्रीविंस की ग्रुपिंग कर दी जाएगी। प्रीविंस की ग्रुपिंग क्या है वो थोड़ा सा डिटेल में समझने वाली चीज है, देख लीजिए एक बार। प्रीविंस की ग्रुपिंग में क्या था कि 3 सेक्शन बनाए गए, जिनके थ्रू जो प्रांत थे उनको बांट दिया गया। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंतर्गत आते थे जिन राज्यों में 1937 चुनावों के बाद बहुमत से सरकार बनी थी कांग्रेस की, उड़ीसा हो गया, मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, ये सब आ जाते थे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में क्या आया, बंगाल और असम के साइड की क्षेत्र जहां मुस्लिम लीग की पार्टी बनी हुई थी। और सेक्शन सी में आ जाता है सिंध और पंजाब साइड के एरिया। तो अब यहां पे देखिए कैबिनेट मिशन प्लान में एक खास बात थी कि अभी तक जितने भी कोई भी प्लान लेके आया ब्रिटेन, और एक बात देखिए छोटी सी खास बात यहां पे रह गई थी 1944 में और 1945 में, जब लगभग वर्ल्ड वॉर खत्म होने को ही है, तो यहाँ सीआर फॉर्मूला जो सी राजगोपालचारी हैं, और ये वेबल प्लान जो 1945 में वेबल का प्लान आया था, इन दोनों में पूरे तरीके से कोशिश करी गई थी कि भाई जो अभी तक कोई भी पक्का निर्णय नहीं लिया जा सक रहा है, किस वजह से, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है, इन दोनों की दुश्मनी की आपस में जो बन नहीं रही थी, किसी भी एक चीज पे ये लोग अपना वो नहीं फिक्स कर पा रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग को चाहिए था अलग पाकिस्तान और इसको चाहिए था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को चाहिए था अनडिवाइडेड इंडिया। तो ये इस पे एक मत नहीं हो पा रहे थे। आप समझिए कि गोल मेज सम्मेलन जो शुरू हुआ है तब से लगातार कुछ ना कुछ ऐसे प्लान लेके आ रहे हैं जिससे ये लोग यूनाइट हो सकें और एक ऐसा संविधान बन जाए भारत के लिए, लेकिन यहाँ पे चीजें सही बैठ नहीं पा रही थी, इन लोगों के बीच में डेडलॉक था, वो नहीं टूट रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 3 सेक्शन बन जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये डेडलॉक टूट जाएगा, मतलब दोनों जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये पहली बार एक मत पे हामी भर दी थी इन लोगों ने। कैसे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आ गए थे 3 प्रोविंस में, जो ग्रुपिंग कर दी गई जितने भी प्रांत थे। अब हो क्या रहा था, जिन्ना क्या चाह रहे थे कि ये जो 3 प्रोविंस हैं इनमें जो ग्रुपिंग हुई है इनको कंपलसरी कर दिया जाए, और गांधी जी आखिरी में आते आते इस बात पे अड़ गए कि भाई ये जो 3 ग्रुपिंग हुई है प्रोविंस की, इसमें लोगों के ऊपर कंपलसरी ये दबाव ना डाला जाए कि मान लीजिए, जैसे मैं समझाता हूं आपको छोटी बात, सेक्शन बी यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति असम में रह रहा है और वो चाहता है कि मैं पाकिस्तान में शामिल ना हूं, तो जिन्ना के हिसाब से उसे पाकिस्तान में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रुपिंग कंपलसरी थी, इसमें आपकी आर्थिक आजादी की कोई सरोकार नहीं रखती थी सरकार। लेकिन गांधी जी कहते थे अगर कोई व्यक्ति असम में रह रहा है या बंगाल में रह रहा है और वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, वो भारत में ही रुकना चाहता है, तो ये उसकी आर्थिक आजादी है। और इसमें जो ये है सेक्शंस जो बटे हुए हैं, ये उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि आप वहां शामिल ही हो जाइए। और ये देखिए जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो गांधी जी की बात पे इस बात से सहमत हो जाती है कि सही बात है
कि अगर ये सेक्शन डिवाइड हो रहा है लेकिन इसमें किसी व्यक्ति की आर्थिक आजादी को हनन नहीं किया जा सकता। अगर कोई नहीं चाह रहा है, मान लीजिए जैसे कोई सेक्शन ए में है व्यक्ति कि उड़ीसा और मद्रास या बिहार साइड में कोई व्यक्ति है, वो जाना चाह रहा है पाकिस्तान, तो ऐसा नहीं है। जिन्ना के हिसाब से ये था कि वो नहीं जा सकता पाकिस्तान क्योंकि वो सेक्शन ए में आता है। और गांधी जी कहते थे कि नहीं, ये उस व्यक्ति की आर्थिक आजादी, अगर वो जाना चाहता है तो वो जाएगा। इस बात पे जो इन लोगों का प्लान रहता है ब्रिटिश इंडिया का कि भैया ये किसी तरीके से ये जो इन लोगों के बीच का डेडलॉक है वो टूट रहा है। लेकिन यहाँ पे अंत में आते आते गांधी और जो जिन्ना है इनके बीच में ये सिचुएशन फिर गड़बड़ा जाती है और कैबिनेट मिशन प्लान भी एक बहुत बड़ा फेलियर बन के सामने आता है। और जिन्ना जो है 1946 जुलाई में ये घोषणा कर देते हैं कि अगर हमें एक अलग पाकिस्तान प्रांत नहीं मिलता है तो हम डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे। अब डायरेक्ट एक्शन डे क्या है वो देखिए, मैं आगे बताता हूं आपको। जुलाई 1946 में जिन्ना घोषणा कर चुके हैं कि भाई हम डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे पाकिस्तान की मांग के साथ, अगर हमें नहीं दिया गया तो। और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जिसे जाना जाता है, बहुत बड़े स्तर पर कम्युनल राइट्स हुए भारत में। ये समझिए कि ये ऐसी घटना थी, इतना बड़ा धब्बा था जो भारत में कम्युनल राइट्स के ऊपर, कि इस घटना के बाद से हर एक पार्टी को ये लगने लगा, इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये पता चल गया कि अब जो अनडिवाइडेड इंडिया का जो प्लान है गांधी जी का या इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो काम नहीं करने वाला और भारत को दो टुकड़ों में बांटना ही पड़ेगा। होता क्या है देखिए इसमें, 16 अगस्त 1946 को शुरू सुबह से ही जो दंगों की धीरे धीरे जो दंगों के ऊपर क्या कहते हैं, एक छोटी सी घटना यहाँ पे जुड़ी हुई है। आपने नाम सुना होगा एच.एस. सोहरावर्दी का। एच.एस. सोहरावर्दी कौन है? जो उस समय की मुस्लिम लीग बाहुल्य क्षेत्र था, यानी कि बंगाल मुस्लिम लीग जीती थी बहुमत से वहां पे, यहीं के सीएम थे। कौन? एच.एस. सोहरावर्दी। अब इस सीएम ने क्या किया कि 16 अगस्त 1946 को वहां की पुलिस को छुट्टी पे भेज दिया। मतलब ये पूरी तरीके से सहयोग कर रहे थे कि किसी तरह ये राइट फैल जाए। और होता भी है कि 16 अगस्त 1946 को बहुत बुरे तरीके से लोग हथियार लेके निकलते हैं और कम्युनल राइट से शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। और इसी के ठीक अगले दिन 17 अगस्त 1946 को एक घटना सामने आती है जिसे कहते हैं, एक केशुराम मिल होती है, उसमें सैकड़ों की संख्या में जो उड़िया मजदूर काम कर रहे होते हैं उनको घरों से निकाल निकाल के काटा जाता है, उनके घरों में आग लगा दी जाती है, बच्चों महिलाओं को किसी को नहीं बख्शा जाता। और ये जो कुछ दिन तक, ये समझिए 21 अगस्त 1946 को बंगाल में जो वायसराय लॉ लग जाता है, वायसराय लॉ लग जाता है और इन दंगों पे किसी तरह काबू पाया जाता है। लेकिन जो 16 अगस्त से जो 21 तारीख तक, 21 अगस्त तक जो 5 दिन, ये जो समझिए कि हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो राइट से चले हैं, इसका सबसे ज्यादा जो बड़ा योगदान जाता है वो 1909 जो मार्ले मिंटो एक्ट आया उसको जाता है। और जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा कि अगर भारत आज दो भागों में बटा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है मिंटो। तो ये 5 दिन तक लगातार हिंदू मुस्लिम राइट्स चलते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। इसके बाद से क्या होता है, जैसा कि ये समझ चुके हैं ब्रिटिश इंडिया भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी समझ चुकी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी समझ चुकी है कि अब भारत को दो टुकड़ों में बांटना ही पड़ता है। और इसके बाद समय आता है बेबल के बाद माउंटबेटन का, और 3 जून की योजना के साथ माउंटबेटन सामने आते हैं 1947 में, जिसमें कहा जाता है कि भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, जिसमें से एक का नाम है पाकिस्तान और दूसरे का नाम भारत। 1947 से 1948 तक ये रहे हैं माउंटबेटन। और ये 3 जून की योजना होती है, माउंटबेटन प्लान जिसे कहते हैं, माउंटबेटन प्लान।
इसके तहत क्या होता है कि भारत को दो भागों में तोड़ दिया जाता है, पाकिस्तान और भारत। और अब क्या बचता है कि 563 उस समय रियासतें थी भारत में, जिन्हें आदेश दे दिया जाता है, जिन्हें छूट दे दी जाती है, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या तो आप इंडिया में शामिल हो जाइए, या तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इसमें से लगभग 560 रियासतें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में और कुछ भारत में मिल जाती हैं, लेकिन तीन जो बड़ी रियासतें थी जिनमें नाम था, पहला जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा कश्मीर। इन तीन रियासतों में जूनागढ़ जो रियासत थी, इसका जो नवाब था वो मुस्लिम था, मतलब इनका शासक जो मुस्लिम था, लेकिन यहाँ 99% जो आबादी थी वो हिंदुओं की थी। तो इस वजह से यहाँ पे एक अंदर चुनाव पूछा जाता है हर व्यक्ति से। तो जो जूनागढ़ रियासत थी ये किसी तरह, भले इसका शासक जो था मुस्लिम था, लेकिन यहाँ आबादी पे ज्यादा वो दिया जाता है, क्योंकि 99% आबादी हिंदू बाहुल्य होती है, उसको भारत में शामिल कर दिया जाता है। बात आती है हैदराबाद पे। हैदराबाद जो रियासत थी ये उस समय की सबसे संभ्रांत रियासत मानी जाती थी, बहुत पैसा था इसके पास और अपनी खुद की आर्मी भी थी। तो हैदराबाद जो रियासत थी ये स्वतंत्र प्रभार में रहने का आश्वासन करती है, लेकिन यहीं पे सरदार पटेल की एंट्री होती है। सरदार पटेल, इसको एक ऑपरेशन चलाया जाता है उस समय जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया, सैन्य शक्ति के साथ इसको भारत में शामिल कर लिया जाता है। अब बात आती है कश्मीर। कश्मीर के जो वो थे राजा उस समय, राजा हरि सिंह। कुछ सैन्य इनके पास उतना ज्यादा पावर थी नहीं, तो ये स्वतंत्र प्रभार चुनते हैं। लेकिन उस समय पाकिस्तान टूट के बन चुका है और पाकिस्तान हमला कर देता है 1947 में जो कश्मीर है इसके ऊपर, और इसका कुछ भाग जो आज हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके ऊपर हमला कर देता है और काफी अंदर तक ये घुस के आ जाते हैं। तो ये जो राजा हरि सिंह है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, उनके पास जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं कि भाई हमें अपने आप भारत में शामिल कर लीजिए। और फिर यहाँ से जब सेना भेजी जाती है तो ये पाक जो थे इनको पीछे की तरफ खदेड़ा जाता है, जो पाक सैनिक थे। लेकिन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ से बाहर नहीं भेज पाते। और 1947 में 1947 में जो एक नया ये कश्मीर का जो आधा ऊपर का हिस्सा है, इसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, इस पे पाकिस्तानियों का कब्जा हो जाता है। और इस तरह कश्मीर को भी, जो कश्मीर का बाकी हिस्सा था, वो भारत में आ जाता है। एक अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ घटना थी जो मैंने आपको बताने से मैं भूल गया, जो 1942 की बात है, जो कृष्ण मिशन जब आया था, तो उसी दौरान एक आंदोलन चला था कि भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए अगस्त जो प्रस्ताव हुआ है 8 अगस्त 1940 को, उसके बाद गांधी जी एक ग्वालिया जो एक टैंक है, एक टंकी होती है, समझिए पानी की टंकी थी बॉम्बे में, तो ग्वालियर टैंक से ये घोषणा करते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 मूवमेंट की, और यहीं पे नारा देते हैं ये करो या मरो का। करो या मरो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कभी कि नारा कब दिया, तो 1942 में दिया। ग्वालियर जो टैंक था वहां से गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था कि भाई अब एक ही रास्ता रह गया, या तो आप पूरी तरीके से जोर लगा दीजिए भारतीय, मतलब जितने भी लोग हैं भारत में, वो अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए, या फिर भाई मर जाइए आप, सीधे सीधे कह दिया था गांधी जी ने। तो इस तरीके से ये 1947 तक घटनाएं होती हैं, और मैंने पूरी कोशिश करी है एक एक घटना को पूरी तरीके से बताने की, उसकी ब्रीफिंग दी है। और अगर जितनी भी कुछ अगर ऐसी इसमें छोटी मोटी घटनाएं रह गई हो, उसके बारे में आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको जो भारतीय इतिहास से और भी जुड़ी घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।